हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस एजुकेयर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जनरल साइंस के क्वेश्चन में बात करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के। उसी के बेस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं और ऐसे भी क्वेश्चन इसमें हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आज। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, और कोई भी क्वेश्चन होगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा और साथ ही साथ ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे कि कौन से ऑप्शन से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है आपके स्क्रीन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका एज ए रॉ मटेरियल इज यूज्ड। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं आयरन एंड स्टील, सीमेंट, ग्लास एंड पॉटरी, इलेक्ट्रिकल यानी लोहा और इस्पात, सीमेंट, कांच और मिट्टी के बर्तन के उद्योग में, या विद्युतीय उपयोग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विद्युतीय उपयोग में। यानी मैं बताऊं, इलेक्ट्रिकल सामान को बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है किसका? माइका का यूज होता है, अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं अगर सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट में ध्यान रखिएगा जिप्सम का यूज किया जाता है सीमेंट को बनाने में। और सीमेंट को बनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जोसेफ अस्पार्डीन। क्या नाम था? जोसेफ अस्पार्डीन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाद में एक कंपनी आई एसीसी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है आज के दिन में, जिसका नाम है एसोसिएट सीमेंट कंपनी। 1936 में जब बनी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पुरानी कंपनी है। तब से भारत में सीमेंट का विस्तार बहुत ज़्यादा होने लगा और बाद में जेपी सीमेंट और बहुत सारे आदित्य बिरला ग्रुप के भी सीमेंट आ गए भारत में। तो दोस्तों, सीमेंट उद्योग का बात मैं कर रहा हूँ तो मैं एक बात और बता दूं, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों को गुड़ खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर गुड़ वो नहीं खाएंगे तो साइटोकोलासिस एक रोग हो जाता है, उनको बीमारी हो जाती है। कहा जाता है कि उनके सेल के अंदर जो सेल होता है ना, उसको वो डैमेज करने लगता है। सीमेंट में लगातार काम करने पे, मतलब सीमेंट के फैक्ट्री में लगातार काम करने की वजह से आपके कोशिकाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से कोशिकाएं खराब होने लगती है। इसीलिए उनको गुड़ खाने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गुड़ खाने के लिए दिया जाता है, जैगरी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और मैंने बता दिया कि दरअसल सीमेंट को बनाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था जोसेफ अस्पार्डीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं मिट्टी, जीवाश्म, चट्टानों को या स्मारकों को। यानी मिट्टियों का एज पता करने के लिए, जीवाश्मों का, फॉसिल्स का, या रॉक्स का, या माउंटेन्स का। तो दोस्तों, बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग जो टेक्निक होती है उसकी, तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो टेक्निक होती है उसमें फॉसिल फ्यूल का यानी जीवाश्म ईंधन का पता लगाते हैं एज का। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, इसलिए बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं कोई मॉन्यूमेंट्स का मतलब, मान लीजिए मैं कहूं अगर कि सिंधु घाटी सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई खोज हुई है, तो उस समय जो खोज हुई, हमें कैसे पता चला कि वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आज से करीब 4,500 साल पुरानी सभ्यता है? ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला वहाँ पे पाए गए जो जितने भी सामान थे, जो मान लीजिए कि मूर्तियां थी, स्कल्पचर जो पाए गए, उसको क्या किया गया, C-कार्बन 14 जिसको हम लोग कहते हैं, C-14 कार्बन 14 जो है एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत एज को डिटरमाइन किया जाता है। एज को डिटरमाइन किया जाता है किसके?
जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, यानी पुरातात्विक जो चीज़ें होती हैं, जो पुराने समय में मिलने वाली चीज़ें होती हैं, उसको खुरुच करके लेबोरेटरी में ले जा करके चेक किया जाता है। स्क्रैच करने के बाद जो उससे पाउडर निकलता है उसको ले जाकर लेबोरेटरी में चेक किया जाता है, फिर उसका एज डिटरमाइन किया जाता है, एज का पता लगाया जाता है, और उसके एज के बाद ये पता चलता है कि ये कितने साल पुराना ये सामान है। तो इस तरह से उस प्रोसेस को बोलते हैं C14 कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, C14 यानी पुराने सामानों का पता लगाने के लिए कि वो कितने साल पुराना है, उनके लिए C14 यूज करते हैं। जबकि रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो फॉसिल फ्यूल के लिए करते हैं। और याद रखिएगा, एक विधि है यूरेनियम विधि, यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों यूरेनियम डेटिंग सिस्टम जो यूज होता है वो दरअसल यूज होता है अर्थ के लिए, अर्थ के एज को पता लगाने के लिए यूज होता है यूरेनियम डेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूरेनियम पद्धति कहते हैं इसको, यूरेनियम डेटिंग पद्धति कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपके सामने है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, यानी प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों बात करूं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की, तो इसकी खोज किया था दोस्तों हेनरी बेकरल ने। किसने खोज किया था? हेनरी बेकरल ने खोज किया था। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें एनरिको फर्मी की, यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया है एनरिको फर्मी, ये तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनरिको फर्मी। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है साइंस के फील्ड में। मैं इसका नाम क्यों लिख रहा हूँ भाई साहब, हाँ देखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था दोस्तों एनरिको फर्मी। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर बनाने वाले व्यक्ति का नाम था एनरिको फर्मी। ठीक है, और अगर बात करें तो भारत का फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज अप्सरा। तो इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था उसका नाम था अप्सरा, जिसको बनाया गया था होमी जहांगीर भाभा ने, बनाया गया था होमी जहांगीर भाभा द्वारा। ठीक है, कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री भारत के, और इन्हीं को डेडिकेट किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु का जनक भी कहा जाता है, यानी परमाणु को शुरू करने का श्रेय इन्हीं का जाता है। परमाणु जो भारत का परमाणु संयंत्र स्थापित किया, या परमाणु संपन्न देश अगर भारत बना, तो वो दरअसल सबसे बड़ा वजह था होमी जहांगीर भाभा का। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, देखिए ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ दिया है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी, अच्छा एक बात आप जानते हैं, जो घड़ियों में आप पहनते हैं, घड़ी जब आप पहनते हैं तो उसमें एक चीज चमकती रहती है जिसको हम लोग रेडियम कहते हैं, रेडियम। तो रेडियम की खोज अगर किसी ने किया था दोस्तों तो वो मैरी क्यूरी ने ही किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की भी खोज की थी जिसका नाम था पोलोनियम। पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु बम बनाए जाते हैं। ये भी एक क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको मैरी क्यूरी ने खोजा था, इसी के लिए इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो रेडियम जो कि एक चमकदार धातु होती है, मेटल होती है, उसको खोज किया था मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी ने, और पोलोनियम की भी खोज किया था मैरी क्यूरी ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो आप जानते ही हैं प्रोटॉन की जो खोज किया था, प्रोटॉन जो कि किसी भी न्यूक्लियस के बीच में रहता है, यानी जो परमाणु होता है, एटम कह सकते हैं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस तो बीच हो गया, एटम के बीच में जो रहता है, किसी भी परमाणु के बीच में जो होता है प्रोटॉन, उसकी दरअसल ध्यान रखिएगा खोज किसने किया था?
रदरफोर्ड ने किया था। कहीं कहीं गोल्ड स्टीन भी दिया रहता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दो में से कोई भी ऑप्शन देगा तो एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके सामने दोस्तों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर अपीयर्स लेस डीप देन इट रियली इज, दिस इज ड्यू टू। साफ पानी का एक तालाब वास्तव में जितना है उससे कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है, यानी आपको बताना है दोस्तों कि अगर जो तालाब है वास्तव में साफ पानी का एक तालाब देखा जाए तो उससे कम गहरा दिखाई देता है। आप जानते हैं क्यों? एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। प्रकाश का इसलिए मैं देखता रहता हूँ बार बार कि कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है। ए पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर अपीयर्स लेस डीप, क्यों दिखाई देता है? एक प्रोसेस होता है, एक ध्यान रखिएगा, साइंस में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कह देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के चलते बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे जो भी पानी जितना गहरा होता है वो कम गहरा दिखाई देता है। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन की वजह से। कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे मैं कहूं कि आपने कोई पैर में आपने किसी पानी जैसे तालाब में या स्विमिंग पूल में आपने पैर को डाला है तो आपका पैर जो है पानी में हल्का टेढ़ा दिखाई देता है, हल्का तिरछा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। वो क्यों होता है? आपका पैर जो है तालाब में, नदी में या स्विमिंग पूल में आपको जो है पैर टेढ़ा दिखाई देना, पैर टेढ़ा दिखाई देना किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, दूसरा, शीशे के गिलास में अगर आपने पानी भरा हुआ है, आपने उसमें सिक्का एक डाला तो सिक्का हल्का उसके सरफेस से उभरा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो सिक्के का पानी में उभरा हुआ दिखाई देना। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा, तारों का टिमटिमाना। दोस्तों तारे जो है टिमटिमाते हैं, वो प्रकाश के अपवर्तन के ही वजह से टिमटिमाते हैं। ध्यान रखिए, तारों का टिमटिमाना, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर बात करूं एक और, तो दोस्तों आप ग्लास, जब कभी शीशे के ग्लास में आप कभी पेंसिल डालेंगे तो ध्यान रखिएगा, शीशे के ग्लास में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये किसकी वजह से होता है? ये सारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और चीजें मैं बताऊंगा आपको। देखिए क्या इसमें एक ऑप्शन दिया है, अच्छा एक ऑप्शन नहीं, मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीजें। जैसे देखिए, मैं अगर यहां से आपको एक चीज बताऊं, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक होता है TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें दोस्तों उसकी वजह से क्या बनता है? उसी की वजह से प्रिज्म से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं और उसी की वजह से रेनबो बनता है। जो रेनबो बनता है ना, इंद्रधनुष, वो दरअसल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज। सिंपल से पूछना चाह रहा है कि वस्तुओं की 3D जो फिगर बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है?
मतलब किस प्रोसेस के तहत, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके 3D फिगर बनाए जाते हैं। जो 3D फिगर होते हैं जिसको हम 3 डायमेंशनल कहते हैं, जैसे आप कभी पिक्चर देखे होंगे, बहुत सारे पिक्चर आप 3D में देखते होंगे जाकर के, चश्मा लगा कर देखते होंगे, ग्लास लगता है, वो ग्लास जो है वो प्रोवाइड करता है आपको प्रॉपर इमेज, जिसकी वजह से आपको 3D चीज़ें दिखती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भाई साहब खली बली ऐसा ही क्या हुआ था, पद्मावत देखते हुए जब वो कोयले का आग फेंकता है तो ऐसा लगता है कि आंख में ही आ जाएगा 3D देखते हुए, है कि नहीं। बहुत ही डेंजरस होता है कभी कभी 3D, कोई गोली मार रहा होता है तो लगता है डायरेक्ट हमें ही आकर लग जाएगा, है कि नहीं। तो ग्लास लगाकर देखेंगे तभी दिखता है, नहीं धुंधला दिखता है। तो ऐसे 3D इमेज को बनाने के लिए जो विधि का यूज किया जाता है, जो टेक्निक का यूज किया जाता है, दरअसल उसको होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। फोटोग्राफी तो जानते ही हैं, ऑडियोग्राफी जानते ही हैं, ध्वनि को रिकॉर्ड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। Of the various non-conventional energy sources that are being tapped, which has the largest potential? विभिन्न गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन किया जा रहा है जिनमें सबसे अधिक क्षमता है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा क्षमता अगर गिवन ऑप्शन में सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो है सोलर पावर में, यानी सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में बहुत अधिक क्षमता है, इसी की वजह से सोलर पैनल लगाए जाते हैं और सोलर पैनल से हमारे घरों को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रिसिटी हम आसानी से यूज कर पाते हैं। दोस्तों सोलर जो एनर्जी मिलती है वो सन से जो मिलती है, सन एक क्या है? सन एक स्टार है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सन एक क्या है? स्टार है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए इसमें। देखिए अगर मैं बात करूं सन किससे मिलकर बना है, तो सन जो है, एक सेकेंड वेट करिए, तो सन जो मिलकर बना है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बना है। अच्छा देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। हम्म, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। ये दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, कोई भी एटम जब जुड़ता है ना तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फ्यूजन का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है रुकिए इसको सही कर लेते हैं। तो ठीक है, यही उम्मीद होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको ध्यान रखिए। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है किसी एटम का जुड़ना, आपस में जब कोई भी धातु या मॉलिक्यूल्स जो अणु होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं ना तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। और न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। तो सन हाइड्रोजन और हीलियम जो मिलाता है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके बनता है ना, तो ये दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी ये प्लस होता है, मिल करके बनाता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन 71% और हीलियम जो है होता है ये 26% के आसपास होता है। इन्हीं दोनों के गैस के मिलने की वजह से इतना बड़ा विशाल जो है गैस का गोला बनता है जिसका नाम है सन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस कौन सी प्रक्रिया से बनता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर अरे फ्यूजन का एग्जांपल मैं दूं, नाभिकीय विखंडन का एग्जांपल दूं मैं अगर, तो आप परमाणु बम जानते होंगे। परमाणु बम जो फूटता है, फूट करके बिखर जाता है, परमाणु बम जो है वो किस विधि पे काम करता है? तो न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन, यानी नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम्ड। नाभिकीय आकार को इकाई नाम से व्यक्त किया जाता है। देखिए न्यूक्लियर जो पावर होता है, जो न्यूक्लियर पावर होता है, न्यूक्लियर साइज का हम यूनिट अगर बात करें, न्यूक्लियर साइज के यूनिट का, तो दोस्तों न्यूक्लियर बनाने वाले का नाम क्या था? आपको पता ही है, सबसे पहला न्यूक्लियर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है आपको कि फर्स्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था उसका नाम था एनरिको फर्मी। तो उसी के नाम पर ना इसके यूनिट का नाम भी पड़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया एनरिको फर्मी ने, उसी के नाम पर इसका जो है यूनिट का नाम पड़ गया फर्मी। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्मी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। ठीक है, यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बात बताता हूँ इससे पहले। आपके ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, ऑडियो साउंड्स या अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति, आवृत्ति को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक जो है वो क्या है, हर्ट्ज है, एच जेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, क्योंकि जो एक ह्यूमन बींग सुन सकता है, पता है कितनी से कितनी आवृत्ति तक को सुन सकता है एक ह्यूमन बींग? वो सुन सकता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, इतने तक तो वो सुन सकता है। लेकिन इसके नीचे चले जाएगा तो, या इसके ऊपर चला जाएगा तो उसका कान ही फट जाएगा भाई साहब, है नहीं। लेकिन 20 हर्ट्ज से अगर नीचे जाएगा, साउंड ऑफ बिलो, बिलो का मतलब नीचे, तो वो उसको सुन नहीं पाएगा। ये बहुत ही मतलब कि जो कुत्ते उत्ते होते हैं ना, वो समझ रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ 20,000 से नहीं है, यहाँ 20 हर्ट्ज से कम दिया है। तो ध्यान रखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, साउंड तरंगे बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं, अच्छा आवृत्ति का मात्रक तो हर्ट्ज हो गया, तो ध्वनि का मात्रक क्या है, साउंड का? तो साउंड का मात्रक होता है दोस्तों डेसिबल। साउंड का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। ठीक है, क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं अगर बात करूं तो 50 से 60 डेसिबल तक जो है ये नॉर्मल है, आप सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके ऊपर चला जाएगा तो सुपरसोनिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। साउंड ट्रेवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड इन। साउंड जो है वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वो किस में चलता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, यानी ध्वनि सबसे तेज गति से किस में यात्रा करती है? इस्पात में, शून्य स्थान में, पानी में या वायु में, स्टील में, वैक्यूम में, वाटर में या एयर में? तो दोस्तों मैं बात करूं साउंड की, तो साउंड सबसे ज़्यादा पहले मेटल्स में होती है, सबसे ज़्यादा मेटल से आती है। ठीक है, और मेटल में भी बात करें तो किस में आती है? स्टील में आती है। स्टील से सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए ध्वनि की सबसे तेज गति रिकॉर्ड की गई है स्टील में। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद किस में होती है? उसके बाद होती है, अच्छा ये तो सॉलिड हो गया, तो सबसे पहले होती है सॉलिड में ज़्यादा सबसे। उसके बाद होती है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड में यानी पानी वानी में। उसके बाद होती है गैस में। सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील। क्योंकि ध्वनि की सबसे तेज गति जो होती है वो स्टील में होती है, इस्पात में होती है। ठीक है, याद रखिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मैंने अभी बता दिया साउंड का जो मात्रक होता है SI वो डेसिबल होता है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना टेल विच वन नोन इन संस्कृत एज डियर थर्स्ट। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से बताइए कि संस्कृत में हिरण की प्यास के नाम से किसे जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में मृग मरीचिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। आपने दोस्तों ना गर्मी के दिनों में देखा होगा गाड़ी चलाते हुए कि रोड पर आगे आपको बहुत दूर तक देखने पर कुछ पानी का ना
सरफेस पे पानी बहता हुआ नजर आता है, लगता है कि पानी जो है बह रहा है बहुत दूर देखने पर। वो पता है क्यों होता है? गर्मी के दिनों में अक्सर ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में धूप इतनी तेज होती है कि धूप की वजह से एक लाइट का एक वहां पे ना प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं टीआईआर। टीआईआर का मतलब मैंने बोला था ना क्वेश्चन आएगा। टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? जिसको हम लोग कह देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों इसी की वजह से दरअसल क्या होता है कि हमको बहुत दूर पे ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत सारी मात्रा में पानी बिखरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नजदीक जाने पर वो गायब हो जाता है। इसी वजह से रेत के मैदान में जो डियर होते हैं, हिरन होते हैं, वो अपने प्यास को बुझाने के लिए जब उनको बहुत दूर से पानी दिखता है तो वो दौड़ करके लगातार जाते हैं, और जैसे जैसे वो दौड़ कर जाते हैं, जब पास जाते हैं तो उनका पानी उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि ये उनका भ्रम रहता है। क्यों? क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उनको इस बात का भ्रम हो जाता है कि दूर पर कहीं पानी है, और वो जब उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो वो गायब हो जाता है। इसी की वजह से बहुत सारे हिरन मारे भी जाते हैं हर साल, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं लगता कि वो पानी है, और पानी को खोजते खोजते प्यास के मारे वो मर भी जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में मायरेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मृग मृग तृष्णा बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेनबो भी इसी की वजह से बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और इसी की वजह से प्रिज्म में सारे प्रकाश के किरण गुजरते हैं 7 रंगों के, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, से गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति कब न्यूनतम होती है ये बताइए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रकाश की गति जो है निर्वात में तो सबसे ज्यादा होती है, आपको पता ही है, यानी वैक्यूम में तो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पूछा है कि न्यूनतम गति, न्यूनतम गति देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछा है। मिनिमम, तो मिनिमम जो होगा वो ग्लास में होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम पूछेगा तो किसमें होगा? अगर प्रकाश की गति मैक्सिमम पूछेगा तो वैक्यूम में होता है। ठीक है, किसमें होता है? वैक्यूम में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लास में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। व्हेन ए बॉटल ऑफ अ परफ्यूम इज ओपेन्ड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, द स्मेल स्प्रेड सून थ्रू आउट द रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब कमरे के एक कोने में परफ्यूम की बोतल खोली जाती है तो गंध जल्दी ही पूरे कमरे में फैल जाती है। यह एक किसका उदाहरण है? तो दोस्तों देखिए, एक घटना है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी प्रसार। कोई भी चीज जब फूटता है ना तो क्या होता है? वो फैलता है। तो परफ्यूम जो किसी रूम में मारते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो डिफ्यूज होने लगते हैं, और डिफ्यूज होने के बाद वो चारों तरफ कोने कोने में फैल जाते हैं। तो इसी की वजह से उसी फैलने की स्थिति को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसार कहते हैं। कैपिलरी आप जानते हैं, कैपिलरी जो होता है, जैसे कि आपने पहले पुराने जमाने में जब डिबरी जलता था तो उसमें एक ना वो होता था, उसमें एक कपड़े का एक होता था जिससे कि बनाई जाती थी, एक सलाई की तरह उसमें बनाई जाती, जैसे कि दिया होता है उसको बनाया जाता है ना, तो उसमें कॉटन लगा करके एक दिए की तरह ऊपर उसमें निकाल दिया जाता था और उसको जलाया जाता था। तो उसमें जो प्रोसेस होता था जिसकी वजह से तेल नीचे से रिस करके ऊपर की तरफ जाता था, जबकि तेल तो नीचे आना चाहिए भाई साहब, तो ऊपर कैसे जा रहा है? तो वो जो प्रोसेस होता था उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, या सतह तनाव जिसको कहते हैं, इसी की वजह से जब हम बारिश की बूंदों को देखते हैं ना तो जैसे चीनी की तरह नहीं दिखता है, पानी की बूंदें जो गिरती हैं तो कभी कभी आप देखेंगे ना चीनी की तरह एकदम दिखेगा, सफेद सफेद चीनी की तरह, एकदम मोती की तरह आपको दिखेगा। तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। मतलब पानी का गिरते समय, पानी का गिरते समय, गिरते समय मोती की तरह,
मोती की तरह दिखना जो है वो किसकी वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमें जो भोजन होता है, कहते हैं बहुत सारे साइंस में कहा जाता है कि हमें भोजन गरम गरम खाना चाहिए। इसका वजह पता है क्या है? इसका वजह सरफेस टेंशन ही है। क्योंकि सरफेस टेंशन की ही वजह से जब हम गरम गरम खाना खाते हैं तो हमारे जो जुबान होता है, हमारा टंग जो होता है, उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है और हमें पूरे, मतलब पूरे एक एक सेल तक जो है टंग के वो खाने का स्वाद पहुंचता है। तो इसलिए हमें कुछ खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए गर्म खाना हम लोग ज़्यादा भी खा जाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीसेस ऑफ कैम्फर प्लेस्ड ऑन वाटर मूव अबाउट रैपिडली, दिस इज बिकॉज ऑफ। पानी पर रखे कपूर के टुकड़े तेजी से घूमते हैं, किस वजह से तेजी से घूमते हैं, आपको ये बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं फटाफट से इस क्वेश्चन को। देखिएगा, तो दोस्तों इसका वजह क्या है? इसका वजह एक ही है, वो मैंने अभी बताया भी है आपको। पानी की बूंदें जो होती हैं वो बिखरती हैं मोती की तरह, उसी तरह पानी पे रखे कपूर के टुकड़े भी तेजी से घूमते हैं। उसका वजह है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव या सतह तनाव। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट जो है टाइम का कौन सा नहीं है, इसमें से ये बताना है आपको दोस्तों। तो देखिएगा, सोलर डे यानी सौर दिवस, ये भी आपका एक टाइम का यूनिट है। माइक्रो सेकेंड, ये भी आपका टाइम का यूनिट है। लीप ईयर, ये भी आपका टाइम का यूनिट है, 366 दिन का टाइम का यूनिट। ठीक है, लेकिन पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड जो है ये किसी भी टाइम का जो है वो यूनिट नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बात और सुन लीजिएगा, लाइट ईयर एक होता है, क्या होता है? एक होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है पता है ना? लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस यानी दूरी की। डिस्टेंस यानी दूरी की इकाई होती है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक होती है दूरी की सबसे बड़ी इकाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन। यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है फैदोमीटर, एंडोस्कोप, बिजली की शक्ति मापने का यंत्र या फ्लक्स मीटर। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं, इसलिए ए करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह का एक और इक्विपमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं, जिसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी यानी नमी को नापते हैं। यानी अच्छा, ग से गीला याद रख लीजिएगा, हाइग्रो, ग से गीला, यानी नमी को नापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाइड्रोमीटर से वायु दाब को नापते हैं। ठीक है, हाइड्रो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैरोमीटर से, सॉरी, हाँ बैरोमीटर से वायु दाब को नापते हैं, हम भी कह रहे हैं ऐसे कैसे। बैरोमीटर से किसको नापते हैं? वायु दाब को नापते हैं, एयर प्रेशर को। और हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से जल की मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूक्लियर साइजेज आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम्ड। नाभिकीय आकार को इकाई के नाम से जाना जाता है। देखिए ये तो आपको पता ही है कि नाभिकीय आकार को, ये लग रहा है दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, तो आप तो जानते ही हैं। न्यूक्लियर साइज को अभी मैंने बताया था, फर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस। कोयले गैस का मुख्य घटक क्या है? तो कोयले के गैस जो होता है दोस्तों, उसका मुख्य घटक क्या होता है पहले ये बताइए। तो मुख्य उसका घटक क्या होता है? तो मेथेन मुख्य घटक होता है, जिसको हम लोग मार्स गैस भी कह देते हैं।
क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कह देते हैं। मीथेन बहुत सारा इंपॉर्टेंट गैस है जो कि बहुत सारी जगह पर निकलता है, जैसे गेहूं के खेतों से भी, धान के खेतों, हम कह सकते हैं धान के खेत, गेहूं, धान के खेतों से भी निकलता है। जब पशु जो होते हैं, जब वो पगुरी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो चबाते हैं अपने खाना को लगातार, तब भी कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस ही निकलता है। तो गाय या भैंस जब जो है जुगाली करते हैं, जिसको हम लोग पगुरी भी कह देते हैं लैंग्वेज में, लोकल जुगाली कहते हैं, तब भी वो मेथेन गैस निकालते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। और ये किस स्थान में पाया जाता है, दलदली स्थान पे भी पाया जाता है। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैं आपको बताऊं एक बड़ी बड़ी मजेदार बात, दलदली स्थान पे भी पाया जाता है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें ना बहुत सारे लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, वो लोग कुएं में कूद गए थे। कुएं में कुछ भी नहीं था, पानी वानी कुछ भी नहीं था, वहां पे बहुत सारी मार्स गैस थी, मीथेन गैस थी, जिसकी वजह से दम घोटू गैस भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दम घोटू गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दम घोटू गैस। सफोकेशन होने लगता है इसकी वजह से, और इसी वजह से मौत भी हो जाती है, और उसी में कूदने की वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड प्रोड्यूसेस अपैरेंट चेंज इन, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव किसमें प्रत्यक्ष परिवर्तन उत्पन्न करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके सामने आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो दोस्तों चलिए आंसर करिए फटाफट से। मिथेन तो मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही दिया है, तो आप फटाफट से बताएंगे। देखिए, डॉपलर इफेक्ट जो है वो रिलेटेड है साउंड से। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो साउंड से रिलेटेड है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रेन के जो साउंड होते हैं ना, वो पटरियों से साउंड का पता लगाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्यान रखिए, वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को जो है अपैरेंट चेंज करता है, यानी प्रत्यक्ष परिवर्तन उत्पन्न करता है। किसके अंदर, आवृत्ति के अंदर उत्पन्न करता है, फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल। देखिए, मैं बात करूं तो डिग्री में होता है 300, हाँ 300 मैं कह रहा हूँ 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो एक नॉर्मल बंदे का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि अगर मैं बात करूं इसको फ़ारेनहाइट में, तो 98 पॉइंट समथिंग 6 फ़ारेनहाइट हम मान सकते हैं, लगभग लगभग। ठीक है, और मैं इसी को अगर बात करूं केल्विन में, तो केल्विन क्या करते हैं, केल्विन में डिग्री में 273 ऐड कर देते हैं। तो डिग्री जितना भी होता है केल्विन में अगर पता करना होता है तो हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो 37 में 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 3 7 10 और 1 11 और 2 1 3, तो 310 केल्विन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। केल्विन स्केल पर एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान होना चाहिए वो 310 केल्विन होना चाहिए, याद रखिएगा। और दोस्तों मैं बताऊं अगर, तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट, ये दरअसल केल्विन ही है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन ही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। इसमें से कौन से में नहीं पाया जाता, क्या ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। तो दोस्तों ऑक्सीजन कौन से आपके सब्सटेंस में नहीं पाया जाता, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केरोसिन, सीमेंट, ग्लास, सैंड। मिट्टी का तेल, सीमेंट, कांच या रेत। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी का तेल जो होता है जिसको हम केरोसिन कहते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर होती है, नहीं होती है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए, वैसे तो आप जानते ही हैं टोटल क्या होता है, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था पूछा गया है। वैसे मैं बता दूं, पदार्थ के वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं, टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब 5 होते हैं, कौन कौन से। पहले 3 तो आप जानते ही होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसका चौथा जो है वो आपका आता है प्लाज्मा।
चौथा कौन होता है? प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा कौन सा होता है मैं बताऊं? प्लाज्मा का मतलब होता है न जो पानी हो पूरी तरह से, न तो पानी हो यानी पूरी तरह से, न लिक्विड हो और न ही पूरी तरह से सॉलिड हो, बीच वाला हो। बीच वाले का एग्जांपल मैं दूं, ठंडी में जब आप छींकते हैं तो क्या निकलता है बताइए? जब जुकाम वुकाम हो जाता है तो जो मटेरियल निकलता है शानदार वाला आपके नोज से, वो क्या है? वो है एग्जाम्पल प्लाज्मा का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फेविकोल आपने देखा होगा, फेविकोल पूरी तरह से ना लिक्विड होता है ना पूरी तरह से सॉलिड होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मा का, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी बोलते हैं जिसको। तो चौथा पूछा है तो चौथा आंसर होगा प्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्लीनिंग वर्क इज डन वेल बाय सोप। साबुन से सफाई का कार्य अच्छे से होता है। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, साबुन आप कोई सा यूज करिए, अगर आपका पानी खारा है ना तो बिल्कुल भी साफ नहीं होगा आपका कपड़ा। लेकिन अगर आपका साबुन खराब भी है, कोई मतलब कोई, मैं नाम नहीं लूंगा, बस ये समझ लीजिए कि कोई साबुन खराब है आपका, तो आपका थोड़ा बहुत पानी अच्छा है ना, तब तब भी आपका थोड़ा बहुत साफ अच्छे से हो जाएगा आपका कपड़ा। लेकिन वो पानी कौन सा होगा? सॉफ्ट वाटर, यानी मृदु जल अगर आपका होगा तो साबुन थोड़ा बहुत खराब भी होगा तब भी आपका सफाई अच्छे से हो जाएगा। और साबुन अच्छा भी होगा और खारा पानी होगा तो कभी जल्दी साफ नहीं होगा आपका कपड़ा। तो साबुन से सफाई कार्य अच्छे से होते हैं मृदु जल से, यानी सॉफ्ट वाटर से, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।